हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मीडिया यानी कि जिसे हम जनसंचार भी कहते हैं, इसको हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मीडिया क्या होता है, मास मीडिया क्या होता है, मीडिया के क्या प्रकार होते हैं और मीडिया की लोकतांत्रिक देश में क्या भूमिका होती है, इसके क्या कार्य होते हैं, इत्यादि बातों को आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, मीडिया आजकल मीडिया शब्द का नॉर्मली हम सभी यूज़ करते हैं और ये शब्द बहुत ही लोकप्रिय हो गया है। हम नॉर्मली अपनी दैनिक बातचीत में मीडिया शब्द का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया का मतलब होता है संचार माध्यम। अब ये संचार माध्यम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी सूचना, विचार व भाव को दूसरों तक पहुंचाना ही साधारणतः संचार या कम्युनिकेशन कहलाता है। मतलब जब हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, जिस माध्यम का यूज करते हैं उसे कहते हैं संचार माध्यम। मतलब किसी भी माध्यम के जरिए जब हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसी को संचार माध्यम या फिर मीडिया कहा जाता है। ये बात तो हो गई जब हम एक दो लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, बट जब हम एक साथ करोड़ों जनता तक एक साथ मतलब करोड़ों जनता तक सूचना को पहुंचाते हैं, तो जिस माध्यम का हम यूज़ करते हैं सूचना पहुंचाने के लिए उसको कहते हैं मास मीडिया। मास मीडिया भी कह सकते हो, मास कम्युनिकेशन भी कह सकते हो, जनसंचार के साधन भी कह सकते हैं और नॉर्मली संचार भी कह सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको मीडिया और मास मीडिया का मतलब समझ में आ गया होगा। भारत में मीडिया की शुरुआत 29 जनवरी 1780 में द बंगाल गजट नामक समाचार पत्र के साथ प्रिंट मीडिया के रूप में हुई थी। मतलब प्रिंट मीडिया के रूप में भारत में मीडिया की शुरुआत हुई थी, वो भी कब? 1780 में। और जो पहला समाचार पत्र छपा था दोस्तों, उसका नाम था द बंगाल गजट। ये आपको याद होना चाहिए। और वैसे ये प्रकाशित किया किसने था? ये प्रकाशित किया था एक अंग्रेज जेम्स ऑगस्ट हिकी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो औपनिवेशिक काल में ही यानी कि 1780 में ही भारत में प्रिंट मीडिया की शुरुआत हुई और औपनिवेशिक शासन काल में भारतीय मीडिया दो खेमों में बंट गया था। मतलब जब भारत गुलाम था, उपनिवेश था अंग्रेजों का, तो भारतीय मीडिया दो खेमों में बंट गया था। जो एक ग्रुप था मीडिया का वो उपनिवेशवाद विरोधी जो आंदोलन चल रहा था उसके पक्ष में था, और जो दूसरा ग्रुप था मीडिया का वो इसके विपक्ष में था, वो इसकी बुराई करता था। मतलब ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि कुछ इस तरह से जो आज़ादी के लिए आंदोलन वगैरह हो रहे थे, कुछ इस तरह से भारतीय मीडिया में राजनीति ने प्रवेश किया और भारतीय राजनीति ही भारतीय मीडिया का प्रमुख विषय बन गया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, मीडिया और सरकार के संबंध बुनियादी तौर पर बदल गए। मतलब पहले क्या था कि अंग्रेजों ने कई सारे प्रतिबंध लगा रखे थे, कई सारी पाबंदियां लगा रखी थी मीडिया के ऊपर। बट जब देश आज़ाद हो गया तो मीडिया भी आज़ाद हो गया। जो मीडिया के साधन अंग्रेजों के हाथों में थे, मतलब जिन पर अंग्रेजों का स्वामित्व था, अब उन पर भारतीयों का स्वामित्व स्थापित हो गया। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में स्वतंत्रता पश्चात एक स्वस्थ प्रजातंत्र यानी कि एक अच्छी डेमोक्रेसी को आकार प्रदान करने में मीडिया की भूमिका जो रही है वो बहुत ही निर्णायक रही है। अब हम बात करते हैं मीडिया के प्रकारों की। दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी है, इसलिए मैं बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर हम मीडिया के प्रकारों की बात करें तो मीडिया के नॉर्मली दो प्रकार माने जा रहे हैं, एक पारंपरिक मीडिया और एक है नवीन मीडिया। अब पारंपरिक मीडिया में तीन प्रकार आते हैं। पहला है प्रिंट मीडिया, दूसरा है ब्रॉडकास्ट मीडिया, तीसरा है ऑडियो विजुअल मीडिया। अब इन तीनों ही मीडिया को आप खुद ही, क्योंकि आप खुद ही नॉलेजफुल होंगे तो आप इनको खुद ही डिटेल में थोड़ा लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि प्रिंट मीडिया है, मुद्रित माध्यम। तो प्रिंट मीडिया में मुख्यतः अखबार और पत्रिकाएं आती हैं। अखबारों के थ्रू हमें दैनिक जो प्रतिदिन की जो घटनाएं होती हैं, विश्व भर की जो घटनाएं होती हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, इन सभी घटनाओं की जानकारी हमें अखबारों के थ्रू प्रतिदिन मिलती है। पत्रिकाएं साप्ताहिक भी छपती हैं, मासिक भी छपती हैं और मतलब प्रत्येक ईयर पे भी छपती हैं, सालों में भी छपती हैं। तो इनसे हमें प्रतिदिन की जानकारी नहीं मिल पाती, बट फिर भी हमें काफ़ी जानकारी पत्रिकाओं से भी
मिलती है। इसे आप थोड़ा और भी डिटेल में लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें श्रव्य माध्यम की यानी कि ब्रॉडकास्ट मीडिया की, तो इसमें ये ऐसा मीडिया है जिसके द्वारा लोग या जनता सुनकर सूचना प्राप्त करते हैं। वैसे इसकी भी अपनी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कैसे? आज के टाइम पर हम देख सकते हैं जब कभी भी जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जब चुनाव आते हैं तो लाउड स्पीकर का यूज़ करती हैं चुनाव प्रचार के दौरान। तो इसका मतलब रेडियो का काफ़ी महत्व आज भी है। इसका एक महत्व का एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि रेडियो के माध्यम से ही नरेंद्र मोदी जी ने 3 अक्टूबर, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से ही शुरू किया है, जो कि आज भी जारी है। इसके बाद दृश्य श्रव्य माध्यम में टेलीविज़न आ जाता है, जिसके द्वारा लोग सुनकर और देखकर दोनों ही तरीके से सूचना को अच्छे से प्राप्त करते हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग माध्यम है, जिसमें लोग देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। तो इसे आप थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं। नवीन मीडिया में मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं, जिनके द्वारा सूचनाओं को भेजना आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा आसान और इंटरेस्टिंग हो गया है। इसके अलावा कुछ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे के सारे नवीन मीडिया में आ जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको मीडिया के प्रकार समझ में आ गए होंगे, पारंपरिक मीडिया और ये था न्यू मीडिया। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। मीडिया एवं जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि यानी कि जनता का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटर, लेजिस्लेटर्स। जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने में मीडिया की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। मीडिया लोकतांत्रिक व्यवस्था में खामियों को भी उजागर करती है, जिससे जनप्रतिनिधि अधिक जवाबदेह, उत्तरदायी एवं जन अनुकूल बनते हैं। देखा जाता है सरकार के कामों को, जितनी जो मीडिया होती है उसके द्वारा, मीडिया के द्वारा सरकार के कामों को या लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमियों को उजागर किया जाता है, जिसके कारण जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जवाबदेह हो जाते हैं और जनता के सामने उन्हें आना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। फ्रेंड्स, जब भी मैं मीडिया बोल रहा हूँ तो मीडिया बोलने का मतलब यहाँ पर आज तक या एनडीटीवी नहीं है। यहाँ पर मीडिया का मतलब है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं ये सब। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह सब जो संचार के साधन है, यही मीडिया है। तो जब भी मैं मीडिया बोलता हूँ तो मेरा मतलब यही होता है। तो मीडिया की इम्पोर्टेंस को हम इसी बात से समझ सकते हैं कि मीडिया के बिना प्रजातंत्र बिना पहियों की बस के समान है। मतलब जिस तरह बिना पहियों के बस बेकार है, उसी तरह बिना मीडिया के प्रजातंत्र बेकार है। चाइना हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि चाइना में मीडिया को इतना फ्रीडम नहीं दिया गया है। तो वहाँ के लोकतंत्र को हम देख सकते हैं किस तरह का वहाँ का लोकतंत्र है। मीडिया किसी विशेष मुद्दे या मामले के संबंध में स्वीकार्यता या असंतोष जनता में पैदा कर सकता है। फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सच है कि मीडिया जिस चीज़ या जिस मुद्दे के पक्ष में होता है, जनता भी उसी के पक्ष में रहती है। वैसे जनता क्या करे, जनता को तो जो दिखाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, वो वही मानेगी, और जो कि सही है। इसीलिए कहते हैं कि मीडिया निष्पक्ष होनी चाहिए। तो जहाँ पर मीडिया निष्पक्ष नहीं होती, वहाँ पर ये बहुत गलत चीज़ हो जाती है कि मीडिया गलत चीज़ें भी दिखाती है तो लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो ये मीडिया के पास बहुत बड़ी पावर है कि मीडिया किसी मुद्दे पर जनता की स्वीकृति या अस्वीकृति स्थापित कर सकती है। हालांकि आज के टाइम पर जनता काफ़ी समझदार हो गई है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो वो सारी दिशाओं में उस किसी भी विशेष मुद्दे को सारी दिशाओं में समझकर देखते हैं, उसके क्या नकारात्मक प्रभाव हैं, क्या सकारात्मक प्रभाव हैं। अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर्स को, न्यूज़ चैनल्स को वो फॉलो करते हैं, ताकि उन्हें एक निष्पक्ष, एक सही न्यूज़ मिल सके, सही जानकारी मिल सके। इसके अलावा मीडिया हित समूहों के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है। देखिए फ्रेंड, जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मीडिया उनको एक मंच प्रदान करता है ताकि वो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकें। अब दुकानदारों का एक ग्रुप है जो कि सरकार के किसी फैसले, यानी कि मान लेते हैं कि जीएसटी के फैसले से, उदाहरण ले लेते हैं कि जीएसटी के फैसले से असंतुष्ट हैं, तो अब वो आंदोलन कर रहा है, सरकार का विरोध कर रहा है। तो उस विरोध को, उस आंदोलन को सरकार तक कौन पहुंचाता है? मीडिया। मीडिया के माध्यम से ही ये जानकारी सरकार तक पहुंचती है कि एक इंटरेस्ट ग्रुप है जो कि उनसे असंतुष्ट है। मीडिया में न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, ये सभी आ रहे हैं।
इसके अलावा संसद, सरकार, जनप्रतिनिधि और जनता, प्रेस व अन्य जनसंचार माध्यमों के द्वारा, मतलब जो प्रेस है उसके द्वारा, और अन्य जनसंचार का मतलब है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, न्यूज़पेपर्स, इनके द्वारा एक दूसरे से संवाद करते हैं। जनता न्यूज़ प्रेस के द्वारा या अन्य अन्य जनसंचार के माध्यमों के द्वारा सरकार से बात करती है, और जो ये सरकार के जो रिप्रेजेंटेटर होते हैं, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो भी इन्हीं के द्वारा इंटरव्यू वगैरह देते हैं वो न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे, उसके द्वारा जनता से बात करते हैं। तो जो ये मीडिया है वो जनता और सरकार के बीच एक पुल का काम करती है। इसके अलावा मीडिया पॉलिटिशियंस या जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो घोटाले किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा जो घोटाले किए जा रहे हैं, और जो भी प्रशासनिक खामियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी कमियां हैं, उनका पता लगाने के लिए कड़ा संघर्ष करता है। इसके अलावा जनता की शिकायतों एवं कठिनाइयों को व्यक्त कर नीतियों को कैसे लागू किया जा रहा है, इस पर भी रिपोर्ट तैयार करता है और रिपोर्ट बनाता है। इसके अलावा दोस्तों, मीडिया कई सारे विषयों को ऊपर उठाता है, कई सारे मुद्दों को उजागर करता है, जैसे कि मान लीजिए पॉल्यूशन का मुद्दा है, पानी की कमी का मुद्दा है, क्राइम का मुद्दा है। तो इन मुद्दों को उजागर करके सरकार पर दबाव बनाता है कि वो जल्द से जल्द कोई कार्यवाही करे। इसके साथ ही संसद में क्या हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा होता है, उसको भी जनता को उससे भी अवगत कराता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मीडिया की बहुत ही बड़ी भूमिका हमें समझ में आती है। इतना ही नहीं, मीडिया की जो भूमिका है वो हकीकत में बहुत ज़्यादा है। मीडिया के पास ये पावर रहती है कि वो किसी व्यक्ति को हीरो बना सकती है तो किसी व्यक्ति को जीरो भी बना सकती है। तो इसे कहते हैं मीडिया प्रोपेगेंडा। तो मीडिया प्रोपेगेंडा के माध्यम से देखा जाए तो जनप्रतिनिधियों की सकारात्मक और नकारात्मक छवियों को गढ़ने की क्षमता मीडिया के पास है। आई होप फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको मीडिया का एक रोल अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मीडिया के कार्यों की। जब मीडिया का जन्म हुआ था शुरू शुरू में, मतलब जब मीडिया बना था शुरू शुरू में, तो एकमात्र कार्य था मीडिया का वो था नए विचारों का प्रसार करना, मतलब नए विचार फैलाना। बट समय के साथ इसके काम बढ़ते गए, इसने अपने काम को बढ़ाना शुरू किया, जिसके कारण आज के टाइम पर मीडिया एक उद्योग बन गया है। अब मीडिया के कई सारे कार्य हैं, जैसे कि सूचना प्रदान करना। मीडिया कई तरह की सूचनाएं आए दिन प्रदान करता रहता है। शिक्षा, लोगों को शिक्षा देता है कई तरह के सीरियल्स हम देख सकते हैं, कई सारे तरह के एपिसोड्स वगैरह, सीरीज वगैरह निकाली जाती हैं न्यूज़ चैनल्स वगैरह के द्वारा, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के कई सारे एपिसोड हम एबीपी न्यूज़ पर देख सकते हैं, जिससे हमें शिक्षा मिलती है। इसके साथ ही मनोरंजन की कई सारी चीज़ें, बॉलीवुड वगैरह की कई सारी चीज़ें, आज बॉलीवुड वगैरह या सीरियल्स वगैरह की कई सारी चीज़ें मीडिया वगैरह में दिखाई जाती हैं, न्यूज़पेपर्स में छापी जाती हैं और न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई जाती हैं। इसके अलावा मीडिया प्रजातंत्र के रक्षक के रूप में भी काम करता है, मतलब सरकार की कमियों को उजागर करके सरकार पर एक दबाव बनाकर रखता है। बट सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य आ गया आजकल इसका है, वो है एजेंडा निर्धारण। मतलब एक एजेंडा पहले से ही मीडिया निर्धारित कर लेती है कि हमें किस चीज़ के पक्ष में रहना है, किसके विपक्ष में रहना है। साफ तौर पे कहा जाए कि जो चीज़ मीडिया में होती है वही मुद्दा होता है, और जो चीज़ मीडिया में नहीं होती वो मुद्दा नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए पॉल्यूशन का मुद्दा ले लेते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन का मुद्दा ले लिया। अब अगर ये चीज़ मीडिया में आ गई तो ये एक मुद्दा है, अब नॉइज़ पॉल्यूशन का मुद्दा है ये। बट अगर मीडिया इसको नहीं दिखा रही है, इसको नहीं प्रिंट कर रही है इस मुद्दे को, तो ये कोई मुद्दा नहीं रह जाता। अभी यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हो रहा है, तो ये एक मुद्दा है अभी। बट अभी कुछ समय ही पहले अफगानिस्तान में इतनी बड़ी घटना हो गई, अब वो न्यूज़ चैनल्स पर नहीं दिखाई जा रही, मीडिया में नहीं छापी जा रही, तो वो अब एक मुद्दा नहीं है। तो यही है एजेंडा निर्धारित करना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मीडिया का एक रोल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मीडिया का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी देश की डेमोक्रेसी के लिए। अगर हम आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ की बात करें कि आप सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है, तो सभी कहेंगे कि हम ऐसे शासन प्रणाली में रहना चाहते हैं जिसमें सबको ज़्यादा फ्रीडम मिले, मीन्स डेमोक्रेसी। सभी चाहते हैं डेमोक्रेसी। बट डेमोक्रेसी में ही मीडिया का रोल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस कारण से मीडिया बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए।
आजकल अगर हम देखें तो क्योंकि एक उद्योग बन गया है जिस कारण से मीडिया निजी हाथों में, प्राइवेट सेक्टर में है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो भी हमें दिक्कत है कि गवर्नमेंट का भी मतलब प्रभाव रहता है। बट मीडिया जो कि निजी सेक्टर में आ गई है, निजी हाथों में आ गई है, वो कई बार अपने मालिकों के पक्ष में काम करती है। पहले ही एजेंडा तैयार हो जाता है कि हमें इस चीज़ के पक्ष में रहना है, जो कि बहुत ही गलत है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।